नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लर्न विद के चैनल में। और आज का टॉपिक कुछ हट के है। जैसा कि पहले कुछ वीडियोज़ आपने देखे हैं जो कि डिपेंड थे तो पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग व्यू के स्कैल्पिंग टेक्निक्स और बहुत से इंडिकेटर्स पे। लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, आज हम एक कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं जो कि हर एक की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और वो है इन्वेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, आप और हम जो भी पैसा कमा रहे हैं, जो भी मनी हम क्रिएट करते हैं, जो भी हम अर्निंग करते हैं, चाहे हम जॉब से कर रहे हैं, बिजनेस से कर रहे हैं, उसको हम कहीं न कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और हम करते भी हैं जिससे वो फर्दर ग्रो करे, हम अपने सपने पूरे कर सकें, हम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकें, हम अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकें, हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकें, उनकी करियर के लिए अच्छे हम पैसे बचा के रख सकें जो कि उसके एजुकेशन के लिए काम आए, उन बच्चों की शादी के लिए काम आए। इन सब चीज़ों के लिए हमारे डिफरेंट जो हमारी जो एज होती है, हमारी उम्र के अलग-अलग पड़ाव पे हमारे अलग-अलग एम होते हैं, और उनके लिए हम क्या करते हैं, हम शुरू से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग के कुछ थंब रूल्स होते हैं जिनको आपको पालन करना ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और फिर देखिए कि ये वीडियो आपके लिए लायक था या नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे थंब रूल्स होंगे जिनको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन थंब रूल्स को फॉलो करेंगे, डेफ़िनेटली आपको प्रॉफ़िट होगा, डेफ़िनेटली आपको उससे फ़ायदा होगा। और इन इन्वेस्टिंग थंब रूल्स के बेस पे अगर आप अपनी लाइफ़ को प्लान करते हैं, तो डेफ़िनेटली यू विल एबल टू अचीव ऑल द टारगेट्स ऑफ योर लाइफ़। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी भी मैं यही चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, इससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहला ही इन्वेस्टिंग का जो थंब रूल है, जहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो है स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में आपको हमेशा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। 10 से 15 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, ए ग्रेड के स्टॉक्स होने चाहिए। और आपको क्या करना है, ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बनाना है। मैंने देखा है लोग 35, 40, 50, 80-80 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। करीब 10 से 15 स्टॉक्स रखिए, डिफरेंट कैटेगरी के रखिए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से रखिए। ए ग्रेड स्टॉक्स निकालिए, आप फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे निकालिए या टेक्निकल एनालिसिस पे निकालिए। मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से आप एक स्टॉक्स को चूज़ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो हमेशा 10 से 15 स्टॉक्स मैक्सिमम आपके होने चाहिए, और जितना कम रहेंगे आपके स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में, उतनी ही बेहतर तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाएँगे, ट्रैक कर पाएँगे और एनालाइज़ कर पाएँगे। क्योंकि देखिए, पोर्टफोलियो बनाना एक डिफरेंट चीज़ होती है, और उसको एनालाइज़ करना, उसको ट्रैक करना, पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करना, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। क्योंकि लोग यहाँ पोर्टफोलियो तो बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद ना तो उसको ट्रैक करते हैं, ना एनालाइज़ करते हैं, ना रीबैलेंस करते हैं। और जब आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, तो आपका जो एम है आगे का, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। स्टॉक्स को किस तरह से आपको पोर्टफोलियो बनाना है, ये आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज़ होंगे, उसके अंदर आप इस पॉइंट को ज़रूर कवर होता हुआ पाएँगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, हर कोई आज की डेट में आप बात कीजिए, हर कोई से आपको यही जवाब मिलेगा कि हाँ, मैं एसआईपी मोड मैंने चला रखी है, मैंने 5,000 की एसआईपी कर रहा हूँ, मैं 10,000 की एसआईपी कर रहा हूँ, मैं 20,000 की एसआईपी कर रहा हूँ। कितने फंड्स कर रखे हैं जी? 15 फंड्स में मेरे पैसे चल रहे हैं। कौन से फंड हैं? कोई पता नहीं। क्या उसका रिटर्न आ रहा है? कोई पता नहीं। पिछले 6 महीने में कितना रिटर्न है? नहीं पता जी। कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? मेरे फ्रेंड ने बोला था जी एसआईपी शुरू कर दो, मैंने शुरू कर दिया। मैं बैंक में गया, बैंक मैनेजर बोला सर एसआईपी शुरू कर दो, मैंने शुरू कर दिया। मैंने टीवी पे देखा एसआईपी शुरू कर दो, मैंने एसआईपी शुरू कर दिया। हर कोई एसआईपी शुरू कर रहा है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है कि उस एसआईपी के थ्रू आप जो लगातार पैसा लगा रहे हैं, उसको आप और कितना बेहतर तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, जिससे अगर आप 15 से 20 साल का होराइज़न लेके चल रहे हैं, और अगर उस पॉइंट में अगर आप इतना पैसा कंटिन्यूअस आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने एनालाइज़ करते हैं, आप उसको ट्रैक करते हैं, रीबैलेंस करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं अपने पैसों को, डेफ़िनिटली आपका पैसा, सपोज़ आप अगर लगातार पैसा लगाते, मान लीजिए आप 1 करोड़ पे पहुँच रहे हैं 20 साल में, तो अगर आप रीबैलेंस करते हुए चलेंगे, तो वही पैसा आपका 2.5 से 3 करोड़, 4 करोड़ तक हो सकता है। लेकिन उसके लिए कंटिन्यूअस ट्रैकिंग ज़रूरी है, और वहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके पास केवल 4 से 5 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। सब की सब एसआईपी मोड पे होनी चाहिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको कहीं पे भी नहीं करनी है। उसके अलावा जितना कम आपके पोर्टफोलियो में स्कीम्स होंगी, उतने बेहतर तरीके से आप उसको एनालाइज़, रिव्यू और ट्रैक कर पाएँगे।
आगे आने वाली वीडियोज़ में आप देखेंगे कि मैं म्यूचुअल फंड पे भी पूरी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, कौन-सी स्कीम्स अभी बेहतर चल रही हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको मंथली या क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको रिव्यू भी करेंगे कि जो हमने पोर्टफोलियो बनाया है वो कैसा प्रदर्शन कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप इसी चैनल के अंदर आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर पाएँगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ का एक कहा जाए कि पड़ाव होता है या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, किसी के लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी क्षण पे किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। पर डे हम देखते हैं अनहोनी हमारे अगल-बगल होती रहती है, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत हो जाती है लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस का कवर आपका होना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है और मैक्सिमम जितना आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं उतना आप लीजिए और हमेशा टर्म प्लान लीजिए। आपको कोई भी मनी बैक नहीं लेना है, कोई मतलब कहा जाए कि और कि एंडोमेंट प्लान ये वो नहीं लेने हैं आपको। टोटल आपको प्योर, प्योर, प्योर टर्म प्लान लेना है जिससे आपका प्रीमियम भी बहुत ही कम लगे। प्रेफ़र करना है ई टर्म प्लान जो कि आपको ऑनलाइन ही मिल जाते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं। ऑफ़लाइन जाएँगे थोड़ा महँगा मिलेगा और जो लोग अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, 20s में हैं, 30s में हैं, उनके लिए तो मैं बोलूँगा कि जितनी जल्दी वो उस चीज़ को लेंगे उतना बेहतर आपको प्रीमियम मिलेगा। क्योंकि अगर आप 40-45 की एज के जाने के बाद आप वहाँ पे अगर टर्म प्लान ले रहे हैं, तो वहाँ प्रीमियम आपको काफ़ी हाई देना पड़ता है उसी अमाउंट के लिए। लेकिन अगर आप यंग एज से दे रहे हैं, तो जब तक आप रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद भी आप उसी प्रीमियम में आप कंटिन्यू रख सकते हैं। और टर्म प्लान से मिली हुई रकम सर आपके काम नहीं आएगी, मैडम आपके काम नहीं आएगी, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों आपके काम नहीं आएगी, मेरी बहनों आपके काम नहीं आएगी, लेकिन आपके बाद आपका जो परिवार पीछे रह जाता है, उसके बहुत काम आती है। आपके जो परिवार की लाइफ़स्टाइल आज चल रही होती है, वही कल भी चल रही होती है। आपके बच्चे जिस स्कूल में आज पढ़ रहे होते हैं, कल भी उसी में जाएँगे। जो खाना आज खा रहे हैं, वो कल भी खा पाएँगे, चाहे आप रहें, चाहे ना रहें। इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस मस्ट है। लाइफ इंश्योरेंस के भी जितने प्रोडक्ट होते हैं, टर्म प्लान कौन से बेहतर हैं, कब कैसा, सब चीज़ मैं यहाँ लाने वाला हूँ। इसी चैनल पे आपको एक-एक चीज़ की जानकारी मैं यहाँ पे दूँगा। आगे बढ़ते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है हमारे इंडिया के अंदर। हेल्थ इंश्योरेंस लोग लेना ही नहीं चाहते, कहते हैं हम तो बीमार पड़ेंगे नहीं। हमने कोरोना टाइम पे देखा किस तरह की भयावह स्थिति हमारे यहाँ देखने को मिली, कितना लोग परेशान रहे, इधर से उधर गए। इवन मैं भी कोरोना के टाइम पे कोरोना मुझे भी हुआ, 8-10 दिन के लिए मैं एडमिट हुआ, मेरी भी ऑक्सीजन लेवल नीचे चली गई, लेकिन हमारा एक भी पैसा नहीं लगा। हॉस्पिटल ने हमें 5 से 7 लाख रुपए चार्ज किया, लेकिन क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने उसका पे किया वहाँ पे, हमारा कुछ भी नहीं लगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, पूरी फैमिली को कवर कीजिए, एटलीस्ट 5 से 10 लाख रुपए का कवर होना चाहिए। उसका जो प्रीमियम होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है। इसमें कुछ ऐसी शर्तें भी होती हैं कि भाई कुछ डिजीज़ आपके शुरू के 1-2 साल तक कवर नहीं होती, तो सब चीज़ों को आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लीजिए, उसके बाद उस चीज़ कीजिए। वो सब चीज़ें भी मैं इस चैनल के अंदर लाने वाला हूँ कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए मस्ट है, आप कौन सी लें, कौन सी ना लें, किसके कौन से प्लस हैं, कौन से माइनस हैं, सब चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिलने वाली। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस को मस्ट, मस्ट, मस्ट रखिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। अगली जो पार्ट आती है क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आज का समय ऐसा है कि सैलरी कम पड़ जाती है, लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में बहुत ज़्यादा फँसते हैं लोग। क्यों? क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10-10, 20-20 क्रेडिट कार्ड रख रहे हैं। अगर आप वो क्रेडिट कार्ड लेके और 20-20 को मैनेज नहीं कर पाएँगे, आप बिलीव मी आप बहुत बड़े संकट में फँसने वाले हैं। आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा, जब आप होम लोन लेने जाएँगे आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल सिचुएशंस की हेल्प कहीं से नहीं मिलेगी। बच्चों के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी लोन लेने की ना, तो वो भी नहीं देंगे बैंक्स, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर खराब हो चुका होगा। इसलिए ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ अगर हो सके अवॉइड कीजिए, कोई भी क्रेडिट कार्ड मत रखिए और अगर ज़्यादा रखना भी है, एक क्रेडिट कार्ड इनफ है आपके लिए। अगली जो चीज़ आती है वो सेविंग अकाउंट। हर एक के पास में हमारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं। ज़्यादा सेविंग अकाउंट्स नहीं खोलने हैं, उसमें आपको रखने हैं मुश्किल से 1 या 2। बस अगर एक भी है वो भी आपके लिए काम करेगा, लेकिन 1 या 2 से ज़्यादा सेविंग अकाउंट्स को मत रखिए और उसके अंदर मिनिमम जो बैलेंस अकाउंट होता है, उसमें आप उतना पैसा रखिए जो कि 6 मंथ्स का आपका कंटिंजेंसी प्लान होता है। यानी कि आपको घर के चलाने के लिए 6 महीने के लिए जितना पैसा चाहिए, उतना पैसा एटलीस्ट आप सेविंग अकाउंट के अंदर बना के रखिए। क्योंकि समय का सर कोई भरोसा नहीं होता, किसी भी टाइम पे, किसी भी तरह की परिस्थिति किसी के भी जीवन में आ सकती है। सो इट्स बेटर कि हम पहले से ही तैयारी रखें और एटलीस्ट 6 मंथ्स का हमारे पास एक बैकअप प्लान ऑलवेज हमारे सेविंग अकाउंट के अंदर होना चाहिए। अगली बात आती है लॉकर की। जी हाँ दोस्तों, हम सबके पास में सोनो, चांदी, ज़ेवरात हर एक के घर में होते हैं, लेडीज़ रखती हैं, हम भी रखते हैं। कुछ कीमती सामान होता है, उसको घर पे मत रखिए कभी,
उसको आप लॉकर में रखिए, वहाँ वो ज़्यादा सुरक्षित है। किसी भी बड़े बैंक के पास जाइए, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, और एक बड़ा वहाँ पे आप अपना एक लॉकर लीजिए, उस लॉकर के अंदर अपनी जो भी इम्पोर्टेंट आपके घर के डॉक्यूमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, उनको वहाँ रखिए, घर पे मत रखिए। घर पे रखना उन चीज़ों पे रिस्क को बढ़ा देता है, और इतना रिस्क लेके चलना ये एक बुद्धिमानी का काम नहीं है। अगली जो बात आती है कि भाई हमने सब कुछ कर लिया, हमने स्टॉक्स में पैसे लगा दिए, इंश्योरेंस में लगा दिए, प्रॉपर्टी में लगा दिया, लॉकर भी ले लिया, क्रेडिट कार्ड भी ले लिया, लेकिन क्या हमने उस अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू किया? नहीं किया। तो हमेशा आपका जो पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू कीजिए। जितना छोटा पोर्टफोलियो होगा उतने आसानी से आप उसको रिव्यू कर पाएँगे। देखिए कि भाई हमारा पैसा जहाँ लग रहा है उसके मुकाबले और कौन-सी बेहतर चीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और अगर अवेलेबल है तो अपने पैसे को वहाँ शिफ्ट कीजिए, अपने एसआईपी को वहाँ शिफ्ट कीजिए, अपने इंश्योरेंस को वहाँ शिफ्ट कीजिए, और शिफ्ट करके अपने रिटर्न को आप इंक्रीज़ कीजिए। अगला जो पॉइंट आ जाता है कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग रिव्यू, सब कुछ कर लिया, फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, भाई हमने स्टॉक भी ले लिए, म्यूचुअल फंड भी ले लिए, इंश्योरेंस भी ले ली, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले ली, क्रेडिट कार्ड भी देख लिया, सेविंग अकाउंट भी देख लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन क्या हमने अपने फाइनेंशियल जो हमने पर प्लानिंग की, क्या उसको हमने रिव्यू किया? हर साल हमारा इंक्रीमेंट होता है, हमारी सैलरी बढ़ती है, तो उस सैलरी के बढ़ने के बाद उस पैसे को घर पे लाके खर्च नहीं करना है। उसका मैक्सिमम पोर्शन आपका इन्वेस्टिंग के लिए जाना चाहिए, और इन्वेस्टिंग अलग-अलग में देखिए कि भाई हमारे कहाँ ज़रूरत किस हिसाब से बढ़ रही है, कौन से हमारे ऐसे टारगेट्स हैं जो हमें बाद में पूरे करने हैं, कुछ कौन से ऐसे टारगेट्स हैं जो हमारे जल्दी हमारे आने वाले हमारे सामने, उसकी मैं प्लानिंग आज ही कैसे कर सकता हूँ। और अगर कहीं से एक्स्ट्रा पैसा भी आपको मिलता है, कोई आपने प्रॉपर्टी बेच दी, कोई मान ली कोई भी कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा मनी आ रही है, तो उस पैसे को आप कैसे बेटर यूटिलाइज़ कर सकें, उस चीज़ पे हमेशा ध्यान दीजिए। फिजूल खर्ची से बचिए, अगर चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मत लाइए। अगर टीवी 28 इंच का आपका चल रहा है, 24 इंच का चल रहा है, उसी में ऐश कीजिए, उसी को देखिए। टाइम वही बताएगी, घड़ी कोई ज़रूरत नहीं कि लग्ज़री घड़ी को खरीदना है, हमको ला के वहाँ टाँगना है। टाइम भी सेम बताएगी, अपने-अपने शौक ज़रूर होते हैं, बट हमारे शौक से ज़्यादा हमारे टारगेट्स, हमारी जो प्लानिंग है हमारे जीवन की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल रिव्यूज़ को ध्यान में रखिए, और जब भी एक्स्ट्रा पैसा आता है, जब भी आपका इंक्रीमेंट होता है, जब भी आपको बिज़नेस से एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपने कर रखी है, उसमें देखिए कि कौन से व्हीकल में आपको उस पैसे को, एक्स्ट्रा पैसे को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर इन सब चीज़ों को करते हुए आप चलते हैं, डेफ़िनेटली आपको प्रॉफ़िट होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके जो टारगेट्स हैं, आपने जो सोचा है अपनी ज़िंदगी के बारे में कि इस उम्र के पड़ाव पे मेरा ये टारगेट पूरा होना चाहिए, ये मेरा एम है, वो डेफ़िनेटली पूरा होगा, और बिना किसी प्रॉब्लम के आप उस चीज़ को पा सकेंगे। तो मेरे आज दिमाग में आया कि भाई इन्वेस्टिंग के थंब रूल्स को लेके मैं एक छोटा-सा वीडियो बनाता हूँ, और देखता हूँ कि लोगों का प्यार इस वीडियो के लिए मेरे को मिलता है या नहीं। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने यहाँ तक अभी वीडियो को देखा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा लगा, और आपने अपने जीवन की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की है। और अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं मुझसे, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड स्कीम ले रखी है, कोई स्टॉक ले रखा है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, कुछ भी लेना है आपको, डेफ़िनेटली यू विल पुट द कमेंट्स, और मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। लर्न विद केके इस चैनल का नाम है, चैनल मत भूलिएगा। और फिर से मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।